संघ विरोधी भाषण के अलावा अल्टरनेटिव क्या है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी जो बात है वो संघ विरोधी नहीं है। हमारी बात इस देश में सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा होने की बात है। हमारी बात इस देश की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसको अक्षरशः जमीन पे उतारने की बात है। हमारे पास यही अल्टरनेटिव है कि जो संविधान है उसको व्यवहार में लागू किया जाए। हम संघ के विरोध की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। और आप बार बार जो एक रेफरेंस दे रहे हैं कि इस पार्टी की हिंसा या उस पार्टी की हिंसा, आज चीज़ों को इन चीज़ों में फंसाकर नहीं, इससे ऊपर उठकर देश की प्रगति, समाज की प्रगति और समानता, न्याय, आज़ादी, सबका कल्याण, ये जो धारणाएं हैं, इनको कैसे स्थापित किया जाए समाज में, ये सवाल है हम युवाओं के सामने। मैं मानता हूं, लेकिन इन सवालों से हटकर कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक्स होते हैं। आप और आपके संगठन ने अब स्मृति ईरानी को टारगेट बनाया। आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी की साजिश है जेएनयू को टेक ओवर करने। कई बार मैंने सुना ये। क्या वाकई आप मानते हैं कि जेएनयू को टेक ओवर करने की एक साजिश चल रही है? देखिए सर, जो लोग आग लगा रहे हैं, धुआं उठने के लिए भी वही जिम्मेवार हैं। माननीय स्मृति ईरानी जी, माननीय लगाना पड़ेगा, वो इस देश की एचआरडी मिनिस्टर हैं। और उनसे हमारा क्या संबंध है कि वो यूजीसी उनके अंडर में है। यूजीसी अगर हमारा फेलोशिप देता रहेगा तो हम स्मृति ईरानी मुर्दाबाद क्यों कहेंगे? हमारा फेलोशिप बंद कर दिया गया, नॉन नेट फेलोशिप को स्क्रैप किया गया, इसीलिए हमने स्मृति ईरानी मुर्दाबाद लगाया। अगर रोहित वेमुला के मामले में स्मृति जी, माननीय स्मृति जी इंटरवीन नहीं करती और उसकी संस्थानिक हत्या नहीं होती तो हम स्मृति ईरानी मुर्दाबाद नहीं लगाते। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जो सत्यमेव जयते की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, उन्होंने जो बातें चुनाव में कही थी उसको अगर आज उतार दिया जाता, सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाता, किसान आत्महत्या नहीं करते, महंगाई नहीं बढ़ती, पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से दाम गिरे हैं उसके हिसाब से भारत में भी कम होते, तो हम नरेंद्र मोदी का भी विरोध नहीं करते। आइडियलिज्म है, आप में आइडियलिज्म बहुत है। आपकी स्पीच लोगों ने क्यों कल एक तरह से सराहनी, क्योंकि उसमें आइडियलिज्म था। वास्तविकता कुछ और है इस देश में। राजदीप जी, वास्तविकता जो है मैं उसको देख पा रहा हूँ। 68 साल हो गए, कुछ बदलाव मैंने देखा नहीं है। मैं बदलाव देख पा रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरी माँ आंगनबाड़ी चलाती है, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं जेएनयू पढ़ने के लिए आया और जब समाज को समझ करके क्या सही है क्या गलत है उसके पक्ष में खड़ा होना तय किया, तो आज हमारे पक्ष में लोग खड़ा हो रहे हैं। और इसके लिए मैंने कोई कैंपेन नहीं किया, मैं उनको बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ। आप बताइए कि मेरे लिए जो मेरे लॉयर हैं, बंकिम कुलश्रेष्ठ, वृंदा ग्रोवर, माननीय कपिल सिब्बल जी, सुशील बजाज, बजिंदर, विक्टर, ये तमाम लोग, सिद्धार्थ, ये सारे लोग, जो पूरी टीम है हमारी, ये खड़ी हुई, क्या मैंने इनको कुछ पे किया? नहीं। तो ये जो यूनिटी बन रही है, ये ज़मीन पे बन रही है, आइडियलिज्म नहीं है। आपका चैनल अगर सही को सही, मार्केट इंटरेस्ट अपनी जगह पे होता है, फिर भी आपने कहा कि नहीं, पत्रकारिता की जो नैतिकता है हम उसको बचाएंगे, उसके पक्ष में आप खड़े हुए हैं, तो ये ज़मीन पे हो रहा है। अगर विदेश से नोम चॉम्स्की जेएनयू के पक्ष में लिख रहे हैं, इस देश के फिल्मकार, कार्टूनिस्ट, कलाकार, तमाम तरीके के लोग अगर सड़कों पे उतर रहे हैं, कभी सड़क पे आ रहे हैं, अलग अलग कैंपस के छात्र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आइडियलिज्म ज़मीन पे उतर रहा है, ये हवा में नहीं है, ये ज़मीन पे है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, और मैंने बार बार सुन रहा हूं, कि ये इंटेलेक्चुअल्स तक सीमित है। ये जो हवा जिसके बारे में आप कर रहे हैं, या एकजुटता जो है, वो इंटेलेक्चुअल्स में है। और इंटेलेक्चुअल को भी आजकल बदनाम किया जा रहा है। लेकिन बाहर जो है, जो जनता जो है, वो चाहती है कि जिस तरह के स्लोगन जेएनयू में हुए, जिस तरह का माहौल वो कहते हैं जेएनयू बनाया गया, वो देश विरोधी है। ऐसे लोगों को आपने किसी भी हालत में आपने उनको इस तरह से हीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि वो सारे लोग जो आज जेएनयू के पक्ष में खड़ा हुए हैं, वो दरअसल इस देश के पक्ष में खड़ा हुए हैं, न्याय के पक्ष में खड़ा हुए हैं। ये उनकी जिम्मेवारी है कि जो संवादहीनता की स्थिति है एक आम इंसान और एक सिविल सोसाइटी के बीच में, उस संवादहीनता को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और हमको अपने अपने दायरे से बाहर निकलकर वो संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भ्रम फैलाया जा रहा है देश को बर्बाद करने वाले तत्वों के द्वारा, उस भ्रम को दूर करना है, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। और मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ कि एज ए स्टूडेंट निश्चित तौर पे हमें देश के आम लोगों के साथ संवाद स्थापित। आपने कई बार कहा एज ए स्टूडेंट, आप अभी भी अपने आप को छात्र नेता मानते हैं? अभी भी आप अपने आप को सीताराम येचुरी, या क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से सीताराम येचुरी, प्रकाश कराट जैसे नेता भी हुए हैं,
तब उन्होंने भी क्रांति की बात की, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की। देखिए, सिर्फ सीताराम येचुरी और प्रकाश करात नहीं हुई, इस यूनिवर्सिटी से सीतारमन जी भी हुई हैं जो अभी मिनिस्टर हैं जी। मैं यही बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जब डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो किसी एक विचारधारा के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं, आप वॉइस ऑफ डिसेंट के पक्ष में खड़े होते हैं, आप उस स्पेस के पक्ष में खड़े होते हैं जहाँ हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी होती है, और वो बात उसके अपने पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन के हिसाब से हो सकता है, उसकी अपनी समझ के आधार पे हो सकता है। तो हमारा ये मानना है कि मैं पहले विद्यार्थी हूँ, चीज़ों को पढ़ना मेरा काम है, और जो मैं पढ़ता और सीखता हूँ उसको समाज में ले जाना मेरी जिम्मेवारी है। आपने स्टूडेंट की बात जब की, आपने रोहित वेमुला की बात की। अब कई लोग कहते हैं जिस तरह से रोहित वेमुला ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की, याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। कई लोगों ने कहा ये देश विरोधी है। एफटीआई में जो हो रहा है, सरकार कहती है नक्सली वहां घुसे हुए हैं। आप ही के यूनिवर्सिटी में जब उमर खालिद पर ये इल्जाम, मैंने महाराष्ट्र के पेपर में पढ़ा कि वो नक्सली सिंपथाइजर है, माओइस्ट के सिंपथाइजर है। किस तरह से देखते हैं, क्या कहीं ना कहीं छात्रों में भी एक तरह से कि एक डिवाइड आ गई है, एफटीआई हो, हैदराबाद हो, यहां हो, कि छात्र तो मुझे एकजुट नहीं नजर आते। देखिए, जो एकजुटता को तोड़ने वाले लोग हैं वो लगातार कोशिश करते हैं। जैसे देश के जवानों को देश के किसानों के साथ लड़ाने की कोशिश की गई, विद्यार्थियों को सीमा पे मरने वाले शहीदों के साथ लड़ाने की कोशिश की गई, उस बाइनरी को हमने तोड़ा है। उसी तरीके से छात्रों को भी उनके आइडियोलॉजिकल ब्रांडिंग के आधार पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम कहते हैं कि चाहे एफटीआई के स्टूडेंट सत्ता का जो हस्तक्षेप है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में उसके खिलाफ खड़ा हो रहा हो, चाहे हैदराबाद का रोहित वेमुला बोलने की आज़ादी के पक्ष में खड़ा हो रहा हो, चाहे जेएनयू का लोग इस देश में सबको फेलोशिप दिलाने की बात कर रहा हो, शिक्षा के निजीकरण के सवाल पे खड़ा हो रहा हो, ये तमाम लड़ाइयाँ आज एकजुट हो रही है। इसको और एकजुट करने की, मजबूत बनाने की ज़रूरत है। पर क्या वाकई ये होगा? देख, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या वाकई ये होगा? राहुल गांधी किस तरह से आपने, जब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब जाते हैं रोहित वेमुला के सुसाइड के बाद हैदराबाद, क्या कहीं ना कहीं इसमें राजनीति नहीं है? कई सालों से दलित छात्रों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, कई दलित छात्रों ने आत्महत्या भी की है, तब मैंने इन नेताओं को नहीं देखा। क्या ये केवल मोदी विरोधी आंदोलन की तरह से, रोहित वेमुला से लोगों को कोई लेना देना नहीं है? इन नेताओं को मोदी से लेना देना है, मोदी विरोधी एक तरह से प्रवृत्ति से लेना देना है। नहीं राजदीप जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी। मेरा परिवार, मेरा जन्म जो है गांव में हुआ है, और ऑब्वियसली बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, तो मंदिर जाने का बचपन में एक अनुभव रहा है। तो मंदिर जो है, सारे लोग सिर्फ भक्ति के लिए नहीं जाते हैं, कुछ लोग चप्पल चुराने भी जाते हैं। तो आप ये मत कहिए कि सारे लोग अगर मंदिर जा रहे हैं तो वो भक्ति से सराबोर होकर के जा रहे हैं। तो सारे लोग अगर शहीदों के घर पे जाते हैं, हनुमान थप्पा का नाम ले रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ, वो हमारे हीरो हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बाकी और लोग मरे उनके साथ, उनका नाम लोगों को नहीं पता है। इसके साथ साथ जो लोग किसान मर रहे हैं, पंजाब में, यूपी में, तमाम जगह, विदर्भ में, सब जगह जो किसान मर रहे हैं, वहाँ पे कोई राजनेता क्यों नहीं जा रहा है? हमारा ये कहना है कि इस बाइनरी में नहीं देखना है चीज़ों को। डर क्या है? एफटीआई हो, हैदराबाद हो, जेएनयू, पॉलिटिसाइजेशन इतना हो गया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, किसको मालूम? आज आप कहते हैं कि 9 तारीख को जो इवेंट हुआ उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने कोई नारेबाजी नहीं की। दूसरा, एबीवीपी कहता है हमारे पास एविडेंस है, वीडियो हो, फेक हो या कुछ सच्चाई है, आई विटनेस अकाउंट है, कहते हैं जरूर इस तरह की नारेबाजी हुई, ये सब जो है आतंकवादी है, प्रो कश्मीरी है। सच्चाई कैसे आएगी? क्या वाकई इस यूनिवर्सिटी में है लोग जो चाहते हैं आजादी? हो सकता है। देखिए, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, लोकतंत्र में के पक्ष में खड़ा होने की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जिनके पास वीडियो है, एविडेंस है, सामने लेकर आए, सच्चाई सामने आए, चीजें सामने हो, आप तैयार हैं? बिल्कुल। संवाद हो, अगर कोर्ट कहिए, संवाद हो, बातचीत हो, चीज़ें सामने आए। और जो आप पॉलिटिसाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी एक पॉलिटिसाइजेशन है।
जहाँ तथ्यों को छुपाया जाए, जहाँ तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जाए, जब हम राजनीति नहीं कर रहे होते हैं, यह भी एक राजनीति है। हमको इस बात को समझना। लेकिन अगर कल कोर्ट कहे कि कन्हैया कुमार आपको सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो वाजिब है, आपने सेडिशन की है, या कल कहते हैं उमर खालिद अनिरबान जो अभी भी जेल में है, आपके खिलाफ जो सेडिशन चार्जेस हैं वो प्रूव हुए हैं। मैंने आपको क्या कहा सर शुरू में ही कि मेरे जेल जाने से इस देश की न्यायिक प्रक्रिया में मेरा भरोसा और बढ़ गया है। मुझे ये लगता है कि देश पे जो संकट आया है वो संकट आज इतना बड़ा नहीं है कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, उसको पूरी तरीके से ये लोग बर्बाद कर पाए हैं। उसमें संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं और बढ़ी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इसी बात का इंतजार है कि जो ट्वीट माननीय मोदी जी कर रहे हैं सत्यमेव जयते, जो संविधान की बात है, वो न्यायालय से भी निकल करके आएगा। हम तो उस बात का इंतजार कर। क्या आपको मारा पीटा या केवल पुश किया गया, क्या हुआ वाकई? अब मैं इस पे क्या कहूँ, ये तो मतलब पब्लिकली हुआ है, पुलिस के सामने हुई है, सबको पता है कि आपने पूरा ब्यौरा दिया सुप्रीम कोर्ट कमेटी के सामने? हाँ, पूरा दिया है, मारा पीटा गया। और उस संबंध में भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पुलिस वालों ने आपको हेल्प किया तब उस समय? पुलिस वाले आपके साथ थे? क्योंकि आपने कल के स्पीच में कहा कि पुलिस वालों के साथ आपके बड़े अच्छे रिश्ते हुए। देखिए, उस बात को भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस के अंदर जो लोग निचले रैंक पे काम करते हैं वो कौन लोग हैं। वो मेरे जैसे ही किसान का बेटा है जो जिंदगी की बेहतरी में आज इस व्यवस्था के लिए काम कर रहा है। तो उनके साथ हमारे संवाद अच्छे हुए, लेकिन जो आला कमान होते हैं, जो बिना किसी तथ्य की जानकारी के तथ्यहीनता के आधार पर ट्वीट करते हैं और फिर कहते हैं मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं कहता हूं कि इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा। कन्हैया कुमार जी, आपने आज तक से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, देखिए, ये फोन कॉल आई थी, उसके बाद ही बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया, स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्कूल में तलाशी